अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू सॉन्ग्स ऑफ आवरसेल्व्स पावर्ड बाय चेकमेट कराची। बैकग्राउंड जो है थोड़ा सा डिफरेंट है बिकॉज ऑफ पाकिस्तानी है ना, गरीब मसला है बेचारे, लाइट नहीं है, सेकेंडरी सोर्स भी नहीं है हमारे स्टूडियो में कोई, तो फिर हमें लोकेशन चेंज करनी पड़ी। सो फर्स्ट ऑल अपॉलॉजीज टू सर उमर, आपको अपॉलॉजी सर, हमने आपको वेट भी कराया। उसके अलावा तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूसिंग उमर। उमर जो है वो करंटली बीई कर रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर, और उसके साथ जो है वो ई कॉमर्स के अंदर भी काम कर रहे हैं और फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स जो हैं बेसिकली वो भी करते हैं। तो दोनों के बारे में थोड़ा टचअप करेंगे हम, उनसे इन्फॉर्मेशन लेंगे किस तरह घुसे, किस तरह किया, और अगर कोई नया बच्चा आना चाह रहा है या कोई नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो किस तरह करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, वेलकम टू द शो। Thank you so much, Rahim, for inviting me on Musafir. सो यार, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल चाइना में कर रहे हो बैचलर से, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं, मतलब सीधा चाइना ही निकल गए? यार बेसिकली सीन ये था कि इंटरमीडिएट जब चल रही थी ना, तो फर्स्ट ईयर के दौरान ही मुझे ये ख्याल था कि बैचलर जो है वो बाहर करनी है, आउट ऑफ कंट्री करनी है, सही, पाकिस्तान में नहीं करनी। तो जब इंटर में आया, इंटर के बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे थे, तो बोर्ड के एग्ज़ाम के साथ साथ जो है वो यूनिवर्सिटी हंटिंग भी चल रही होती है, लोग भी बिल्कुल। सर्च करते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, किस में जाना है। इसी तरह मैं पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी हटा के बाकी सर्च करता था सही मैकेनिकल इंजीनियरिंग की और एरोनॉटिकल की। सही, पहले मेरा जो शौक था वो एरोनॉटिकल करने का था, तो एरोनॉटिकल के लिए सर्च करता था वर्ल्ड में कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटी है। कभी जर्मनी की नज़र आ जाती थी, कभी मलेशिया की नज़र आ गई, कभी चाइना की नज़र आ गई। तो इसी तरह सर्च करते करते फर्स्ट जब इंटर के एग्ज़ाम हो गए, मैंने फॉर्म भरना स्टार्ट कर दिया। तो फॉर्म भरना स्टार्ट कर दिया, कहीं पर फाइनेंशियली भी इशू आ रहे थे क्योंकि जर्मनी में कुछ अलग हिसाब किताब होता है, फिर यूरोप साइड में भी कुछ इशू आ रहा था। बिल्कुल। तो चाइना में जो है वो रीजनेबल फीस थी, फीस जो होती है स्ट्रक्चर वो रीजनेबल था एज कम्पेयर टू पाकिस्तान में। आप जितने में बैचलर करते हो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से, तो वही मतलब खर्चा आ रहा था, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं था। सही, तो मैंने फादर से डिस्कस किया, मैंने कहा कि मैं यहाँ जाना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है फॉर्म अप्लाई कर लेना, जब इंटरव्यू वगैरह होगा तो फिर आगे प्रोसीड कर लेंगे। तो जैसे ही फॉर्म वगैरह फिल कर दिए, एडमिशन का नोटिस भी आ गया। फिर इस्लामाबाद में उन्होंने बुलाया एम्बेसी में इंटरव्यू के लिए, सही, तो वो एम्बेसी का इंटरव्यू भी क्लियर हो गया। उसके बाद फिर पार्शियल स्कॉलरशिप होती है, आपके जीपीए पे डिपेंड करती है कि लेट्स सपोज कि आपकी जीपीए 50% से अबव है तो सही, आपको हाफ स्कॉलरशिप मिल जाती है, सही, और अगर 70 to 75% से अबव है तो 80% आपको वापस फीस मिल जाती है। अच्छा, तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये भी एक अच्छी ऑप्शन है, स्टार्ट कर दिया। तो वहाँ से बीई के लिए मैं चाइना निकल गया सही, बीए के ठीक लिए 2018 में। 2018 में। 2018 में आप चाइना गए, हाँ सही है। और आपने फ्रीलांसिंग स्टार्ट कब की थी? जी, फ्रीलांसिंग का जो करियर था ना वो स्टार्ट किया था मैंने इंटरमीडिएट में जब था ना, तो उस टाइम कज़न जो है वो एक ग्राफिक डिज़ाइनर था, तो उसको देख के मुझे आइडिया हुआ कि क्योंकि 2016 में मैंने वेब डेवलपमेंट का कोर्स किया था, तो उसके बाद फिर आइडिया हुआ कि 2017 में फाइबर पे स्टार्ट करता हूँ, क्या होता है क्या नहीं होता, एक्सप्लोर करता हूँ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म को। वैसे ही अकाउंट वगैरह बना दिया लेकिन कुछ आता ही नहीं ये था। प्लेटफॉर्म्स कौन से थे? पहले मैंने स्टार्ट किया था फाइबर पे, तो फाइबर पे होता है गिग बनानी होती है, अपनी गिग बना के वो इस तरह से करके स्टार्ट कर दिया। अब आता कुछ नहीं था कि कैसे ऑर्डर लेते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते। तो जैसे ही स्टार्ट हो गया फिर 2018 में मैं चाइना चला गया, तो उसके बाद मैंने छोड़ दिया। फिर 2018 में वहाँ पे सीनियरों के साथ इंटरेक्शन हुआ कि जो हमारे सीनियर स्टूडेंट थे मास्टर्स के या पीएचडी के, उनके साथ जब इंटरेक्शन हुआ तो उन्होंने भी मतलब बताया कि फाइबर पे काम करते थे, वो अपवर्क पे काम करते थे, उनको काफ़ी टाइम हो गया था। क्योंकि चाइना में बेसिकली ये सीन होता है कि शंघाई और बीजिंग के अलावा यू डोंट हैव अलाउड टू डू पार्ट टाइम जॉब लीगली, अच्छा, यू आर नॉट अलाउड। सही है। सिर्फ 2 सिटी में कर सकते हैं, बीजिंग और शंघाई में जो ऑफिशियल नोटिस है, उसके अलावा वाले सिटी में आप लीगली जॉब नहीं कर सकते। सही, तो उसमें ये एक अपॉर्चुनिटी अच्छी थी फ्रीलांसिंग की, जिसमें आप अपनी स्टडी भी कंटिन्यू करें और पॉकेट मनी जो है वो भी आपकी बन एकदम जाती थी सही। आराम से। तो 2018 में फिर मेरा वो स्टार्ट हो गया था वीडियो एनिमेशन से, ग्राफिक डिजाइनिंग से, वेब डेवलपमेंट से।
फिर जो अपनी मेरी फील्ड थी मैकेनिकल की, उसमें भी मॉडलिंग आती है, मॉडलिंग आ गई, एनिमेशन आ गई या फिर सिमुलेशन आ गया, वो सारा करते 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 स्टार्ट किया था 2018 से। 2018 से। 2018 हाँ से तो मतलब इंजीनियरिंग का शौक, इंजीनियरिंग का पैशन रखते हुए ये वीडियो एडिटिंग और इस तरफ किस तरह दिमाग गया, या फिर इस तरफ यार किस उसमें तरह ये सीन था कि अब जिस तरह मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ना आपने कोई भी एक मॉडल बनाना होता है, लेट सपोज कि गाड़ी का कोई मॉडल है, गियर बॉक्स है। अब गियर बॉक्स पहले वो कंप्यूटर पे डिजाइन होता है, उसकी एनिमेशन होती है जो हम बना के आगे किसी को रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो हमने डिजाइन कर लिया पार्ट को, जब पार्ट को डिजाइन करने के बाद उसको एनिमेट भी करना होता है कि एक एनिमेशन के व्यू में वो आए। जब वो कैमरा का व्यू पड़ता है तो फिर वो खुल जाता है, फिर बताते हैं कि ये गियर बॉक्स है, इसकी पिच इतनी है, डायमीटर इतना है, ये सारी चीजें वो एनिमेशन वीडियो बनती है। सही उस वीडियो से इंटरेस्ट आया कि इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, 2D एनिमेशन को भी, कि 2D एनिमेशन में स्क्रिप्ट राइटिंग होती है, फिर सही उसके पीछे वीडियो बनी होती है। तो वहां से ही फिर वो एनिमेशन का भी स्टार्ट हो गया कि चलो एनिमेशन को भी स्टार्ट करते हैं। फिर वो फाइवर पे मैंने स्टार्ट की। तो उस टाइम जो है वो फर्स्ट ऑर्डर 2018 में मैंने स्टार्ट किया था $5 का। सही $5 में मतलब गिग बना के, जब मुझे सीनियरों ने बताया कि गिग ऐसे ऐसे बनती है, उसमें पिक्चर, थंबनेल, फिर आपका टाइटल जो होता है, कीवर्ड, फिर डिस्क्रिप्शन कैसे लिखते हैं, फिर प्राइस बताते हैं, अपना बेसिक पैकेज, मीडियम पैकेज और फिर वो जो हाई पैकेज होता है, उनकी प्राइसिंग वगैरह सब चीज़ें बता के गिग बना के अपलोड कर दी गिग। रात को सोया हुआ था, तो फिर अगले दिन ना ऑर्गेनिकली, स्टार्टिंग में ये होता था कि फाइबर पे ना इतनी ऑडियंस नहीं होती थी, हम्म, तो ऑर्गेनिकली आपको ऑर्डर आ जाता था विद इन 2 डेज, 3 डेज, मैक्स 5 डेज के अंदर आपको ऑर्गेनिकली ऑर्डर आ जाता था। तो इसी तरह दूसरे दिन में जब रात को उठा ऐसे ही वॉशरूम जाने के लिए, तो पीछे आके मोबाइल चेक किया, फाइबर पे ऑर्डर आया हुआ था। तो मैंने उसी टाइम उसको रिप्लाई किया। फिर मैंने मॉर्निंग में जब क्लासेस अटेंड करके आ गया, हम्म, उसके बाद ये पहली गिग थी हाँ, आपकी? सही है। तो उसके बाद फिर उसको कंप्लीट करके मैंने डिलीवर कर दिया। वहां से फिर स्टार्ट हो गया था वीडियो एनिमेशन का। वीडियो एनिमेशन का। जी। सही है। पहले आपने फाइवर एक्सप्लोर किया, उसके बाद दूसरे उसके बाद मैंने एक्सप्लोर करा अपवर्क को। अपवर्क। अच्छा, अपवर्क का ये सीन होता है कि उसमें कनेक्ट मिलते हैं कुछ? हाँ, उसमें देखो डिफरेंस ये है कि अपवर्क जो है ना वो ट्रेडिशनल मार्केट प्लेस है, फाइवर इज नॉन ट्रेडिशनल। वो $5 से स्टार्ट होती है, अपनी दुकान लगा के बैठ गए, तो ये अपनी गिग बना के बैठ गए, ऑर्डर आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। अपवर्क में प्रॉपर एक रूट होता है, आपने अपनी प्रोफाइल बनानी होती है, पोर्टफोलियो बिल्ड करना होता है, पोर्टफोलियो शो करना होता है कि पास्ट में क्या काम किया। फिर जो टेलर होता है वो जॉब पोस्ट करता है, फिर प्रॉपर उस जॉब पोस्ट पे आप जाके अपना पोस्ट करते हैं, उसको बिड करते हैं, उस जॉब के ऊपर बिड करते हैं कि लेट सपोज के आपने भी पास्ट में उसी जॉब के रिलेटेड एक एक्सपीरियंस किया हुआ है। ग्राफिक डिजाइनिंग का ले लेते हैं कि लोगो डिजाइनिंग का एक जॉब आई हुई है, आपने भी पास्ट में लोगो डिजाइनिंग की हुई है, तो आप उस पर जाके अपवर्क पे पोस्ट करते हो। अब पोस्ट आपने भी की, उन्होंने भी की, मैंने भी की, फिर वो चूज करेगा कि मैंने जॉब किसको अवॉइड करनी है। अपवर्क पे प्रॉपर ऐसे सीन होता था। सही है। तो ट्रेडिशनल मार्केट प्लेस में थोड़ा डिफरेंट होता है कि आपको लेट सपोज के पहले अगर एक्सपीरियंस है फ्रीलांसर मार्केट का, काम किया हुआ है, वो पोर्टफोलियो वहां पे अपवर्क पे लगाएंगे तो वो बेहतर होगा एज कम्पेयर टू डायरेक्ट कि आप अपवर्क पे चले गए, आपको पता नहीं होता कि आपने कैसे जॉब बिड करनी है। सही है। ये डिफरेंस होता है। सही है। अच्छा, ग्राफिक डिजाइनिंग आपने सीखी, बकायदा कोर्स किया था या फिर खुद से अडॉप्ट यार वगैरह? ग्राफिक डिजाइनिंग जो है ना वो यूट्यूब से सीखी थी मैंने सारी। उससे पहले वेब डेवलपमेंट में थोड़ी सी ग्राफिक डिजाइनिंग सिखाई थी, फोटोशॉप हाँ। वगैरह और इलस्ट्रेटर के। वेब डेवलपमेंट में भी लोगो कहाँ लगाना होता है, हाँ। पोस्टर लगाना होता है, वो कैसे, तो थोड़ा बहुत जो सिंपल था वो सीखा था। पर आगे जो फर्दर ग्रो किया था वो यूट्यूब के सीख किया था कि उसमें एनिमेटिक शॉट कैसे बनती है, वीडियो में अगर आपने लगानी है वो कैसे एडिट होती है। फिर ग्राफिक डिजाइनिंग में अब ये हो गया कि लोगो भी बहुत तरीके से होते हैं, एक सिंपल लोगो होता है, एक 3D लोगो होता है, वो कैसे बनता है, वो सारा उसमें यूट्यूब से ही लर्न करके स्टार्ट करके साथ साथ भी जो है ना इम्प्लीमेंट भी करता गया। ये नहीं था कि सीखने के बाद छोड़ दिया, सीखने के बाद देखा कि हाँ मुझे ये स्किल इतनी आ गई है, तो उसको फिर मैंने जो है ना वो फाइवर पे लगा दिया कि मैं अब ये काम भी करता हूँ। क्योंकि फाइवर जो है बेसिकली आपको 7 गिग अलाउ करता है, न्यू सेलर को 7 गिग अलाउ करता है, आप 7 मुख्तलिफ किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। उसमें बेसिक यही होता है कि आप जिस निच के अंदर हैं उसी निच के अंदर मुख्तलिफ
गिग बनाए एज कम्पेयर टू एक ही गिग के अंदर सब कुछ बना दें। आपने ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है, आप कह रहे हैं कि मैं एक ही बस गिग बना के उसमें ग्राफिक डिजाइनिंग की सारी दे रहा हूँ, वो इतना अच्छा नहीं होता। आपको जब न्यू सेलर 7 गिग अलाउ करता है तो ग्राफिक डिजाइनिंग को आप ब्रेक डाउन करें, लोगो डिजाइनिंग की अलग बना दें, पोस्टर की अलग बना दें, फिर वेब उसकी अपना ब्रोचर की अलग बना दें। इसी तरह मुख्तलिफ बनाते जाएंगे तो आपके लिए दरवाजे खुलते जाएंगे मुख्तलिफ ज्यादा ओपन हो जाएगा। किस्म के। अच्छा हाँ, तो बोलो। अगर जैसे कोई बंदा नया नया स्टार्ट कर रहा है तो अपनी प्रोफाइल सेटअप करते हुए फाइवर पे या अपवर्क छोड़ो, फिलहाल फाइवर पे बात करते हैं। फाइवर पे अगर कोई नई अपनी प्रोफाइल सेटअप कर रहा है तो क्या चीजें ऐसी हैं जो कि उसको देखनी पड़ेंगी, और क्या चीजें आप सजेस्ट करते हो कि यार ये होनी चाहिए और ये नहीं होनी चाहिए उसके अंदर? देखिए फाइवर पे अगर न्यू बंदा आ रहा है ना, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं लोगो डिजाइनिंग की। सही है, तो सबसे पहले उस बंदे को ये करना चाहिए कि लोगो डिजाइन जाके बायर में सर्च करना चाहिए। ऊपर जो सर्च बार होता है ना, उसमें सर्च करना चाहिए कि लोगो डिजाइनिंग। अब लोगो डिजाइनिंग जब सर्च कर लेगा तो उसमें वो आ जाता है कि लोगो डिजाइनिंग कितने लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, फाइबर आपको बता देता है। लेट सपोज कि उसमें 5000 आ रहे हैं या 8000 आ रहे हैं या 10,000 आ रहे हैं। अब उसमें 10,000 लोग वो हैं जो ऑलरेडी सेल कर रहे हैं, आप तो एज न्यू जा रहे हैं। तो एक अगर न्यू बंदा जो जा रहा है वो ये करे कि जिसमें कम सर्विस प्रोवाइडर हो वो वाला कीवर्ड टारगेट करे। लेट सपोज के लोगो डिजाइनिंग है ना, तो बेस्ट लोगो डिजाइनिंग लॉन्ग टेल कीवर्ड हो जाता है। इस तरह लॉन्ग टेल कीवर्ड सर्च करे, उस कीवर्ड के बाद जो टॉप सेलर है उसके अंदर, क्योंकि उसमें लेवल 1 होता है, लेवल 2 होता है, फिर टॉप रेटेड सेलर होता है, फिर फाइबर चॉइस होता है। इसी तरह फाइबर जो है ना अपने सेलर को रैंकिंग देता है। तो जो कीवर्ड आपने टारगेट किया है उस कीवर्ड के अंदर जो टॉप सेलर है उनकी प्रोफाइल को विजिट करें, उनको चेक करें कि उन्होंने कैसे बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड कैसे इस्तेमाल किए हुए हैं। जो कीवर्ड आपने टारगेट किया है वो कीवर्ड आपने डिस्क्रिप्शन में भी यूज करना होता है, वो कीवर्ड आपने नीचे टैग में भी यूज करना होता है। अब वो प्रोफाइल जब आप विजिट करेंगे 5-6 सेलर की, आपको आइडिया हो जाएगा कि उसने थंबनेल कैसे डिजाइन करें। क्योंकि सबसे पहले जो बायर होता है वो आपकी प्रोफाइल पे आने से पहले आपका थंबनेल चेक करता है। उसने सर्च बार पे लिखा तो 20 लोग आ गए, अब 20 में से इनको सिलेक्ट करना है या उनको सिलेक्ट करना है, वो पहले आपका टाइटल और आपका थंबनेल चेक करेगा। जब आपका थंबनेल और टाइटल इफेक्टिव होगा तभी वो आपके गिग के अंदर जाएगा, नहीं तो वो वहीं से ही मुड़ के चला जाएगा, वो किसी और के पास चला जाएगा। तो थंबनेल और टाइटल जो है वो अच्छा होना चाहिए और यूनिक प्रोफेशनल होना चाहिए। ये नहीं कि आई विल डू लोगो डिजाइनिंग एंड ब्रोचर डिजाइनिंग एंड फला डिजाइनिंग सब मिला कर नहीं होना चाहिए। एक प्रोफेशनल आई विल डू लोगो डिजाइनिंग विद इन 24 आवर। एक मतलब सिंपल सा आपने टाइटल चूज किया, खत्म। उसके बाद अपना जो थंबनेल है वो अच्छा होना चाहिए, प्रोफेशनल थंबनेल के वो गिग एक्सप्लेन करे आपकी सर्विस को उस थंबनेल के अंदर। सही है कि उस बंदे को अंदर जाने के बाद क्या मिलेगा। वो थंबनेल जो होती है एक ग्राफिकली यूजर इंटरफेस होता है ना, हाँ वो ग्राफिकली एक चीज को एक्सप्लेन कर देता है कि आपको इसके अंदर जाके क्या मिलेगा। जब वो अंदर आ जाता है बायर आपकी गिग के अंदर, फिर आपकी डिस्क्रिप्शन अच्छी होनी चाहिए। सही आपकी है। डिस्क्रिप्शन वो चीज बता रही हो जो आप बेचना चाह रहे हो, और आपकी डिस्क्रिप्शन वो बता रही हो जो बायर खरीदना चाह रहा हो। जो कीवर्ड देख के वो आपकी गिग के अंदर आया है उसको वो चीज के आंसर उसमें अंदर मिले। सही अगर लोगो डिजाइनिंग से रिलेटेड वो आ रहा है तो उसको आपकी डिस्क्रिप्शन में लोगो डिजाइनिंग के साथ क्या क्या चीजें आप दे रहे हैं, लोगो डिजाइनिंग कहाँ इस्तेमाल होती है, उसके क्या मतलब एडवांटेज वगैरह हैं, वो आपकी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होने चाहिए कि अगले को देखने से पता चले कि हाँ मुझे जो चीज चाहिए वो ये बंदा प्रोवाइड करेगा। ठीक है, उसके बाद फिर वो सही आएगा। है। एक चीज मैं पूछना चाहूंगा इसमें, ग्राफिक डिजाइनिंग से अगर हट के हम वीडियो एनिमेशन पे जाएं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपकी जो सिस्टम होता है, पीसी या लैपटॉप, आप जो भी इस्तेमाल कर रहे हो वो कितना इंपॉर्टेंट होता है इस चीज़ के लिए, क्योंकि एडोब फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर तो ऑलमोस्ट हर लैपटॉप और पीसी चला लेते हैं, लेकिन अगर आप एनिमेशन के ऊपर जाते हो तो आफ्टर इफेक्ट्स पे वीडियोस रेंडर वगैरह करने के लिए आपको थोड़ा सा रेंडर टाइम वगैरह बेहतर हो जाता है अगर अच्छा पीसी हो। जी बिल्कुल। तो अगर कोई स्टार्ट करना चाह रहा है इस चीज़ में, तो लॉजिस्टिक्स, ये जो छोटी मोटी चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है एज अ बिगिनर? देखिए अगर उसको स्टार्ट करना है कि ये कह सकते हैं कि हम पहले कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर भी हैं जो ऑनलाइन चलते हैं, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर वीडियो एडिटिंग के हैं, InVideo.io। अच्छा ठीक है,
अब वो जो सॉफ्टवेयर है वो बेसिकली वेब ब्राउजर के ऊपर काम करता है, आपको डाउनलोड नहीं करना पड़ता। आप उसकी सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, $20 पर मंथ की होती है। वो अगर सिर्फ आप ले लेते हैं, आप उसी के अंदर बेसिक वीडियो एडिट कर सकते हैं आराम से, ज़्यादा इफेक्ट वाली नहीं होती, अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक बिल्डअप सॉफ्टवेयर है, उसमें आप स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करने के बाद जब आपका बजट हो जाता है, फिर आप वो लैपटॉप बाय कर लें जिसमें प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट अच्छे हाँ से परफॉर्म कर सकता है, और उसकी तरफ मूव कर जाए। ठीक है। अपना मैंने हाँ भी जो स्टार्ट किया था वो स्टार्टिंग में छोटे लैपटॉप से ही किया था। वीडियो एनिमेशन क्रैक जो है वो सॉफ्टवेयर था, हल्का सा वीडियो स्क्राइब के नाम से होता है, वीडियो स्क्राइब से स्टार्ट किया था। उसमें 2D एनिमेशन बिल्कुल इजीली बन जाती है। वो बनाने के बाद जब पैसे आना स्टार्ट हुए, कुछ स्कॉलरशिप के पैसे थे, कुछ यहाँ से, उसके बाद फिर मैंने नया लैपटॉप परचेज किया। सही है। अच्छा, अभी आप फाइवर की बात कर रहे थे कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, देन प्रो, और उसके बाद सजेस्ट, ये हायरकी क्या है? और थोड़ा इसको अगर एक्सप्लेन कर दो कि कौन लेवल 1 होता है, कब लेवल 2 पे पहुंचते हो, और इससे क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है किसी को अगर कोई लेवल 3 पर है और एक लेवल 1 पर है? थोड़ा सा उसको ब्रीफ करके एक्सप्लेन कर दो। देखें, जब स्टार्टिंग में आप न्यू गिग बनाते हैं ना, तो फाइबर आपको 7 गिग अलाउ करता है, और आपको जो टारगेट देता है $400 का, और 30 डेज आपकी जो रेटिंग है वो काउंट करता है 30 डेज की, और आपकी जो एवरेज रेस्पॉन्स टाइम है वो लास्ट 60 डेज के काउंट करता है। ये चीज़ें जब आप मीट कर लेते हैं, $400 आपने लास्ट 30 डेज में बना लिया, और आपकी जो रेटिंग रेस्पॉन्स टाइम है वो भी लास्ट 60 डेज का 90% से ऊपर है, और आपने 7 गिग बनाई हुई है, सही है। जब आपने ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली, तब आपको वो लेवल 1 के ऊपर जाएगा। जब लेवल 1 के ऊपर लेके जाएगा तो वो 400 से लेकर 2000 का आपको एक टारगेट दे देता है कि अब आपने 2000 बनाना, $2000 आपने अर्न करना है। फिर वही जो है ना बाकी टारगेट, अब 7 गिग से लेके वो आपको 2 और दे देगा गिग। पहले 7 नो, दे रहा था, हाँ। फिर वो इंक्रीज कर लेगा आपके बजट को भी। 7 गिग जो है ये एक महीने के हैं कि मतलब नहीं, ओवरऑल? ये ओवरऑल होता है, गिग्स उस का सीन लेवल होता पे है, रहने के लिए। गिग्स आप पोस्ट कर रहे हो जो आपकी प्रोफाइल के ऊपर, वो गिग्स देख के बायर आपको कांटेक्ट करता है। ओके ओके ये ओके अपवर्क ओके वाली ओके। चीज नहीं है कि आप जॉब्स आ रही हैं, आप जॉब्स पे अप्लाई कर हाँ, रहे हो। नहीं, क्योंकि अब मैंने let's suppose जितने भी कि- कंटेंट राइटिंग किए मैंने अपवर्क पे किया है, तो मैंने फाइवर इतना इस्तेमाल, अच्छा फाइवर मेरे साथ भंडी हुआ था, मैंने फाइवर इंस्टॉल की थी। अब उधर एक ऑप्शन होता है ना बनाते हुए कि ये बायर या सेलर का ऑप्शन होता है, हाँ, तो मुझे लगा कि यार मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ तो मैं बायर के उसमें डालता हूँ, मेरे दिमाग में चीज नहीं चल रही उस तरह। मैंने बायर में, अब वो मुझे बोले ये खरीद लो ये खरीद लो ना, भाई मुझे खरीदनी नहीं है, मुझे बेचनी है सर्विस। तो मैंने वो बंद ही कर दिया, उसके मैंने अकाउंट दोबारा खोला ही नहीं। मैंने उसके बाद अपवर्क पे शिफ्ट किया था, तो मैं अपवर्क पे काम कर रहा था। तो फाइवर का अभी ये जिस तरह आप एक्सप्लेन करते हैं 7 गिग्स होती हैं, वो इंक्रीज करके 9 हो जाती हैं। आपका जो पैसे अपने बनाने होते हैं, तो क्या आपकी उस पे कैप होता है कि यार आप इतने से ज्यादा प्रोजेक्ट्स उठा नहीं सकते, कि प्रोजेक्ट पे कैप आ जाएगा यार आप 3 से ज्यादा प्रोजेक्ट एक टाइम पे नहीं उठा सकते, 4 से ज्यादा प्रोजेक्ट टाइम पे नहीं उठा सकते? नहीं, वो आपको ये होता है कि आप खुद उस पर लिमिट लगा सकते हो। अच्छा, हाँ, उसमें अनलिमिटेड क्यू होता है। ऑर्डर फाइवर पे जब एक ऑर्डर आ जाता है, फिर दूसरा ऑर्डर आ जाता है, फिर तीसरा ऑर्डर, तो ऑर्डर इन क्यू में चले जाते हैं। सही। तो ये अब आप कह रहे हैं कि यार मैंने 5 ऑर्डर से ज़्यादा नहीं लेना, तो आप लिमिट लगा लोगे कि अब मैंने 5 के ऊपर उस पर ऑर्डर नहीं लेने, तो उस गिग के ऊपर 5 से ऊपर कोई भी ऑर्डर नहीं दे सकता। जब 5 के ऊपर आपके हो जाएंगे ना, तो अगला वो फाइबर खुद ही बायर को बता देगा कि इसकी लिमिट कंप्लीट हो गई है, जब तक ये लिमिट खत्म होगी फिर आपने आगे ऑर्डर देना। सही। ये फिर बायर खुद ही उनको बता देता है। और जो गिग का था वो ये था कि गिग आपने न्यू टेलर जब 7 गिग अलाउ करता है, तो 7 गिग का मतलब ये होता है कि आप 7 किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। 7 से ज्यादा आपने दुकान, मतलब लेट्स सपोज कि आप दुकान खोल ली ना, तो 7 दुकानें खोल सकते हैं, 7 से ज्यादा दुकानें नहीं खोल सकते। सही। जब आप लेवल ऊपर चले जाते हैं तो आपकी दुकानें भी बढ़ती जाती हैं, 7 से 10, 10 से 12, 12 से 15, 15 से 20, फिर आप मुख्तलिफ सर्विसेज की। अब आप पहले ग्राफिक डिजाइनिंग को थोड़ा ब्रेक डाउन कर लें, तो पहले आप 7 किस्म की कर रहे थे, बाद में आपने 2 और ऐड कर दी उसके अंदर। सही है। इस तरीके से वो जो है ना इंक्रीज होती है। अच्छा, क्योंकि जैसे इस तरह कर रहा है कि वो पहले ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहा था कंप्लीटली, यानी लोगो डिजाइन कर लिया, जिस तरह आपने बताया ब्रोशर डिजाइन कर लिया, वीडियो एनिमेशन कर ली, फिर उसके बाद उसको जो 2 नए मिले उसमें उसने एक कंटेंट राइटिंग रख दिया और एक फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया मार्केटिंग टाइप की कोई चीज़। तो ये कर सकते हो आपके अपने डाइवर्सिफाई कर दिया अपनी प्रोफाइल को? लेकिन डाइवर्सिफाई कर सकते हो, लेकिन ये एक अट्रैक्टिव वे नहीं होता।
लेट सपोज के फाइवर पे आपके ऊपर कोई बायर आ रहा है, वो कह रहा है कि ये बंदा हर किस्म का काम दे रहा है, मे बी ही इज नॉट एक्सपर्ट इन एनीथिंग, तभी तो हर कोई खोल के बैठा हुआ है। अब अच्छा उसमें ये तरीका होता है कि आपने ग्राफिक डिजाइनिंग की बनानी है ना, तो प्रोफाइल ग्राफिक डिजाइनिंग की आप रखेंगे, उसके अंदर फिर ब्रेक डाउन कर देंगे। अब ग्राफिक डिजाइनिंग में फेसबुक के अंदर भी जो वो फेसबुक एड होती है, फेसबुक एड के लिए जो पिक्चर वगैरह बनती है वो भी ग्राफिक डिजाइनिंग की हाँ आती है। इंस्टाग्राम पोस्ट आ गई, वो भी ग्राफिक डिजाइनिंग की आ गई। तो यहाँ तक आप जा सकते हैं, लेकिन कंटेंट राइटिंग की तरफ चले जाएंगे तो वो एक पूरा ही अलग ही वो हो जाएगा, नीश आपकी अलग हो वो जाएगी। पूरी अलग निच हो जाएगी। हाँ तो वो उसमें आप रखेंगे ना तो वो एक अट्रैक्टिव नहीं होता। मे भी ऑर्डर आ जाए लेकिन डिफिकल्ट होता है, क्योंकि बायर जब आता है वो एक प्रोफेशनल वेबसाइट पे ये चेक करता है कि ये बंदा इसी काम में एक्सपर्ट है, तो उसकी सारी जो गिग है वो उसी निच के अराउंड रोटेट होनी चाहिए। ये नहीं कि उस निच के बाहर किसी और निच का होगा तो वो ये समझते हैं कि इसको ना ये काम आ रहा है ना ये काम आ रहा है, हर तरह का काम बेच रहा है। तो हर वो जगह हाथ डाला हुआ एक्सपर्ट किसी में नहीं। सही है। अच्छा, स्केलेबल कितना है ये फ्रीलांसिंग? मतलब आप स्कोप आप कहाँ तक लेके जा सकते हो? क्योंकि हमने ऑफ द रिकॉर्ड ये बात की थी कि अब आप प्लेटफॉर्म, अच्छा प्लेटफॉर्म का इशू होता है क्योंकि आई हैव वर्कड ऑन अ फ्यू प्लेटफॉर्म्स, तो वो लोग एक अपना कट रखते हैं, जाहिर सी बात है उनका बिजनेस मॉडल ही है कि आपकी जो भी की होगी आप वो थोड़ा सा कट वो रखते हैं। तो जो फ्रीलांसिंग में थोड़ा आगे चले आता है, जैसे आपने बताया था कि अब आपके लोकल क्लाइंट्स हैं, जो क्लाइंट आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट में है, जी जी। सही है। तो इसको वो प्रोसेस कहाँ से आया, वो शिफ्ट कहाँ से आया कि प्लेटफॉर्म से हट के लोकल क्लाइंट्स पकड़ना? देखिए, फ्रीलांसिंग कितना आगे तक जा सकता है वो एक बहुत ही वास्ट फील्ड है। उसमें आप ये नहीं कह सकते कि आप लिमिटेड अमाउंट अर्न कर सकते हो, या जितना भी अर्न करना चाहें टास्क बेस के ऊपर आप कर सकते हैं। अब उसमें ये आता है कि आप एक ही प्लेटफॉर्म पे न चिपक जाए। कहते हैं ना कि अंडे जो है वो एक ही बास्केट में रखोगे, टूट गए तो सभी टूट जाएंगे, तो उनको फैला के रखना चाहिए। अब आपने फाइवर को किया, फाइवर के साथ फिर फेसबुक के अंदर भी मार्केट प्लेस है, सही। फेसबुक के ऊपर डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं। आप अगर किसी और मार्केट प्लेस पे नहीं जाना चाहते फ्रीलांसिंग की, तो आप फेसबुक के ऊपर ही ग्रुप्स में चले जाएं, गोरों के ग्रुप्स होते हैं उनके अंदर चले जाएं, वो सर्विस दे रहे होते हैं कि हमें ये वाली सर्विस चाहिए, हमें ये वाली सर्विस चाहिए। वहां से आपको जो क्लाइंट मिलता है वो डायरेक्ट क्लाइंट हो जाता है। उसको आप पहले फेसबुक पे मैसेज करेंगे, जब फेसबुक पे मैसेज कर लिया उसके बाद वो आपके व्हाट्सएप तक आ जाता है। फिर जब व्हाट्सएप तक आ जाता है वो आपके पास फिर वहीं पर ही रुका होता है। फिर आप उसको जब भी कोई काम चाहिए होता है वो आपको पर्सनली मैसेज कर लेता है कि मुझे ये टास्क चाहिए। अब लास्ट टाइम मैंने जो वीडियो एनिमेशन से एक क्लाइंट था, उसको पाइथन के रिलेटेड काम करवाना था। अच्छा। अब पाइथन मुझे तो नहीं आती थी, उसको भी पता था कि मुझे नहीं आती, लेकिन वो मेरे साथ काफी टाइम तक रहा था, लंबे टाइम तक उसकी मैंने काफी वीडियो बनाई थी। तो उसको जैसे ही पाइथन की ऐप चाहिए थी तो उसने मुझे कांटेक्ट किया कि है उमर, डू यू नो एनीवन हु डिड दिस टास्क? तो मैंने उसको चेक किया पाइथन को, फिर मैंने अपने किसी फ्रेंड को जो मुझे पता था पाइथन में काम करता है, तो मैंने उसको रिकमेंड कर दिया। मैंने उसका नंबर दे दिया, मैंने कहा ये बंदा जो है ये पाइथन का काम करता है, आप इनसे कांटेक्ट करें मेरे रेफरेंस से, तो वो आपका टास्क जो है वो कर देगा। इसमें जो होता है लॉन्ग टर्म अगर आप लेने जाए तो वो आपके जब व्हाट्सएप पे आ जाते हैं तो वो ये समझ ले आपके फ्रेंड हो जाते हैं। उनको डेली बेसिस पे कोई ना कोई टास्क आ रहा होता है तो वो आपको करवाएगा। अब फ्रीलांस में दूसरा ये जो फायदा है वो ये है कि आफ्टर कोविड या बिफोर कोविड आप देखें तो आपने एक ऑफिस खोली हुई है, किसी भी चीज की ऑफिस, आपने वहां पे बंदे हायर किए हुए हैं, हाँ, उनकी 5 अपनी बंदे। कॉस्ट है। अब 5 बंदों के लिए जगह का बिल भी देना, फिर लाइट वगैरह, फिर उनके खाने पीने का बीच में हाँ रेफरेंस, ये सब चीजें आपने देखनी होती है। फ्रीलांस में बॉस के पास ये एक ऑप्शन होती है कि बंदा कहीं पर भी घर पे ही बैठा हो रिमोटली काम काम कर रहा करके हो। दे, रिमोटली काम करके मुझे दे दे। उसमें उसका फायदा होता है ना, उसकी जगह का कॉस्ट लगती है। वो जो बंदा आता है वो उसके पास बैठा होता है, एक टाइम तक बिजली का बिल, ये सारी चीजें वो उसकी लग नहीं रही होती। तो फ्रीलांस में ये आसानी होती है कि वो टास्क किसी को भी दे दिया, आपको दे दिया, आपने करके दे दिया। अब मैं जिस तरह अपनी फ्रीलांसिंग में आया था तो मैंने टीम बना ली है। अब मेरी टीम में ये है कि सारे वर्चुअली काम करते हैं, कोई भी मेरे पास नहीं बैठा होता पर्सनली 24/7। सही। सारे सही। वर्चुअली बैठे होते हैं, कोई किस सिटी के अंदर बैठा हुआ है, कोई आउट ऑफ कंट्री भी बैठा हुआ है।
अब ये होता है कि मुझे टास्क आता है, मैं टास्क लेके उसको एज ए मैनेजर उसको टास्क लेके फिर मैं आगे प्रोवाइड कर देता हूँ आपका काम बेसिकली क्लाइंट से इंटरेक्शन हो गया है और हाँ। उनको टास्क असाइन करना हो गया। बिल्कुल सही कि है। मुझे पता होता है कि मेरे पास वेब डेवलपमेंट का भी बंदा बैठा हुआ है, ग्राफिक डिजाइनिंग का भी बंदा है, मुझे ये काम लेना है, सही तो वो है। सारे काम लेके मैं आगे उनको डिवाइड और कर जो देता आपके हूँ। पास जो बंदे बैठे हुए हैं, आपकी जो टीम है, वो आप उनको मंथली बेसिस पे करते हैं या प्रोजेक्ट बेस पे? वो प्रोजेक्ट बेसिस पे होता प्रोजेक्ट बेस पे है। पे हाँ, करते हैं आप। लेट सपोज के प्रोजेक्ट बेस की जो अमाउंट होती है उसमें से 70% वो रख लेते हैं, 30% मैं रखता हूँ उसको मैनेज करने के लिए। ठीक है। अच्छा, और मतलब अगर फॉर एग्जांपल इस तरह का आपने जिस तरह काम स्टार्ट किया है, अगर एक बंदा इसको यूज़ करते हुए अपनी एक इंडस्ट्री सेटअप करना चाह रहा है, अपनी एक कंपनी सेटअप करना चाह रहा है, तो उसकी क्या फिजिबिलिटी है और क्या उसका काम उस तरह काम करता है? ये कि मतलब जिस तरह आप बता रहे हो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं आपको, उस तरह आपने 2-3 बंदे पकड़ लिए जिनको प्रोजेक्ट आ रहे हैं, अब उनके नीचे 5 से 10 बंदा आपके अंडर काम कर रहे हैं, 5 से 10 जैसे हम दोनों हैं फॉर एग्जाम्पल, हम काम कर रहे हैं हम तीनों, तो अब 10 बंदा आपके अंडर है, 10 बंदा मेरे अंडर है, 10 बंदा उसके अंडर है, अब हम तीनों मिलकर अपनी कंपनी स्टार्ट कर लें जिसमें वो 30 बंदा आके साथ एक जगह बैठ के काम कर रहा है, हम्म। और उसको एक तरह से एज सॉफ्टवेयर हाउस आपने जी, स्टार्ट वो कर दिया। उसको सॉफ्टवेयर हाउस का एक मॉडल हम दे सकते हैं, सही लेकिन है। ये है कि उसमें ये है कि हर बंदे के पास टाइम होना चाहिए। मैं जैसे मैं हूँ, मैं भी स्टूडेंट हूँ, सही है, तो मुझे भी हर वक्त टाइम नहीं होता फिजिकल प्रेजेंस का। आपके पास भी फिजिकल प्रेजेंस का टाइम नहीं होगा। अब जिनके पास फिजिकल प्रेजेंस का टाइम है, उनके क्लाइंट इतने बिल्ड हो गए, तो वो सॉफ्टवेयर हाउस खोल लेते हैं। मेरा एक फ्रेंड है, वो पंजाब साइड में रहता है, उन्होंने अपना सॉफ्टवेयर हाउस खोला हुआ है, उनकी डिग्री कंप्लीट हो गई है और फ्रीलांसिंग की तरफ आ गए हैं वो सही वो भी बीई मैकेनिकल के। सही। ठीक है, अब उनका जो काम है वो मॉडलिंग के ऊपर है, 3D मॉडलिंग और जो डिजाइनिंग वगैरह होती है ना, उन्होंने अपनी टीम बना ली है। पूरे 5 से 6 बंदे जो हैं वो उनके पास आते हैं, ऑफिस वर्क पे आते हैं, सही है। सुबह सुबह से लेकर शाम तक। वो प्रोजेक्ट लेता रहता है, फाइवर से लेता है, फेसबुक प्लेटफॉर्म से लेता है, डिफरेंट मार्केट प्लेस से, अपवर्क पे भी लेता है, हाँ। उसके अलावा guru.com से भी लेता है। अच्छा, तो वहां से टास्क लेके अपनी टीम को दे देता है असाइन कर और दिया बाकी जो आसान कर क्लाइंट देता को है। हाँ, खुद आपने। मैनेज करता है। उन्होंने ऑफिस बेस्ड काम बना लिया है। सही है। एक छोटा सा सॉफ्टवेयर हाउस बना के, रूम था मतलब कि उसको लेके बना लिया, हाँ। लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है हाँ। कि मैं बैठ के, क्योंकि मेरी डिग्री खुद चाइना से चल रही है, हाँ। मैं खुद वर्चुअली पढ़ रहा हूँ, सही। सही है, तो मैं फिर वो रूम बना के बैठ जाऊँ तो मुझे टाइम नहीं मिलता। वरना ये हम कर सकते हैं सही, कि तो अगर प्लान सॉफ्टवेयर प्लान है आगे ऐसा कुछ करने का, मतलब बैचलर्स के बाद? हाँ करेंगे बाद में अगर अच्छा। हुआ तो। सही है। सही अच्छा, सही। बिफोर वी ब्रांच आउट टू अमेजोन पे भी हमें बात करनी है। एक लास्ट चीज फ्रीलांसिंग के हवाले से ये पूछनी थी कि व्हाट्स द बेस्ट एज टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग? क्या आप किस छोटी उम्र में करोगे तो अब फायदा होगा? क्या बेस्ट एज क्या होगी काम सीखने के लिए और स्टार्ट करने के लिए? क्योंकि आपको कुछ टाइम लगता है क्लाइंट्स बनाने में, कुछ टाइम लगता है आपको अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करने में, तो बेस्ट टाइम क्या होगा किसी भी जो भी स्टार्ट करना चाह रहा है उसके लिए बेस्ट टाइम क्या होगा? देखें, स्टार्टिंग के 3 महीने जो है ना, आपने अपने पोर्टफोलियो को देना, क्योंकि मार्केट किसी भी तरह की हो ना, वो टाइम के साथ साथ जो है ना सेचुरेटेड हो जाती है, लोग आते जाते हैं, कंपटीशन बढ़ता जाता है। अब उसमें कंपटीशन को बीट करने के लिए आपने ये होता है कि पहले शुरू के 3 से 4 महीने आपने अपने पोर्टफोलियो बनाने पे देना है। लेट सपोज कि आपने ग्राफिक डिजाइनिंग सीख ली, सीखने के बाद आप फ्री में सर्विसेज दे दें अपने दोस्त के साथ, उनको कहें कि यार ग्राफिक डिजाइनिंग के रिलेटेड कोई भी काम हो ना, मुझे अप्रोच करना। तो मुझे अप्रोच कर लेना, मैं बना के दे दूंगा। स्टार्टिंग में 3 4 5 ऐसे आप अपना काम किए, आपका पोर्टफोलियो बन गया। उस पोर्टफोलियो को आप एक रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म में बनाएं। उसमें 2 तरीके होते हैं, या तो आप अपनी पोर्टफोलियो को किसी पीडीएफ के अंदर बना के एक फाइल बना दें जिसमें वो आपका पोर्टफोलियो आ जाएगा, स्टार्टिंग में आपने ये काम किया, फिर ये किया, फिर ये किया, फिर ये। लेकिन आजकल के टाइम में मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि ड्राइव पे रख दे। गूगल ड्राइव हर किसी के पास है, गूगल ड्राइव पे अपना पोर्टफोलियो रख के उसकी लिंक जो है वो कॉपी करके रख ले अपने पास। जब ड्राइव के अलावा जो मैंने अपने पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, मैंने behance.net एक वेबसाइट है उस पर बनाया हुआ है। कुछ लोग ड्रिबल पे बनाते हैं, तो ये टिप है अगर किसी को पोर्टफोलियो बनाना है तो वो ये 2 अच्छी वेबसाइट हैं जहाँ बना सकते हैं आप। अच्छा, पोर्टफोलियो इसके अलावा अमेजोन पे आते हैं। अमेज़न पे आते हैं यार, आजकल ई-कॉमर्स जो है वो एक बहुत ही बूमिंग हाँ, स्टेज पर है, स्पेशली आफ्टर कोविड। ये लोगों को एक चीज़ पता चल गई, खासतौर पाकिस्तान, इंडिया ये वाली साइड पे,
कि यार ये ऐसा भी तो हो सकता है, मैं घर पे बैठे किसी को सर्विस प्रोवाइड करूँ, यहाँ से चीज़ खरीदूँ, उसको भेजूँ, मुझे उधर होने की ज़रूरत भी नहीं है। जबकि दुनिया में बहुत पहले से चल रही है चीज़। पाकिस्तान में हमारे इस रीजन बूम में हुई है। अब इंट्रोड्यूस हुई है, या इतना बूम, एक तरह से बूम इस तरह हुई है बूम दराज है। के बाद और ये अली बाबा इधर आने के बाद। तो आप इस वक्त करंटली अमेजोन पे काम कर रहे हो। पाकिस्तान में रिसेंटली ही अमेजोन खुला है ओनली फॉर सेलर्स। तो उससे किस तरह इंट्रोड्यूस हुए, क्या किस तरह वास्ता और पड़ा? अमेजोन पे एक्चुअली आप कर क्या रहे हो, ये भी बता एक्सप्लेन करते हैं। हाँ, ये यार ई कॉमर्स का ये सीन था कि जब चाइना गया था ना, तो वहाँ पे ई कॉमर्स इंडस्ट्री को जब मैंने देखा कि वहाँ पे ई कॉमर्स इंडस्ट्री काफ़ी वास्ट है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो होता है कि आपने दराज से ऑर्डर किया, आपके पास बंदा आएगा, घर के ऊपर दरवाजे के बाहर खड़ा होगा, आपको चीज़ दे के चला जाएगा। चाइना के अंदर ये सीन नहीं होता। वहाँ पे हम एक ऑफिस होती है, लेट सपोज के अब एक ये सोसाइटी है ना, तो उस सोसाइटी के पास एक रूम बना होता है, लॉकर रूम टाइप का, जिसको तौबाओ कहते हैं हम चाइनीज में, तौबाओ या ख्वायदी रूम कहते हैं। वो बना होता है, आपने जो भी ऑर्डर किया होता है ना, वो बंदा आपकी चीज़ जाके उस लॉकर रूम में वहाँ पे किसी भी लॉकर के अंदर रख देगा। जैसे ही वो लॉकर को बंद कर देगा, आपके मोबाइल पे अली पे के ऊपर या तौबाओ की जो ऐप होती है उसके ऊपर क्यूआर कोड आ जाएगा, या 6 डिजिट का एक पासवर्ड आ जाएगा। सही है। अब आपने वहाँ जाके खुद ही वो चीज़ वहाँ रूम में जाके, वहाँ पे एक मशीन पड़ी होती है, उस मशीन पे उसको स्कैन करेंगे, आपका जो लॉकर में जिसमें सामान रख के गया होगा वो खुल जाता है। वो खोल के वहाँ से उठा के आप लेके चले जाओ। मतलब कि लोगों को आना जाना वो नहीं होता, सही। तो सामान डेली के बेसिस, अब इस तरह सामान आना जाना ना हमारा डेली का होता रहा। कुछ भी मंगा लिया ऑनलाइन ऑर्डर, दुकानों पे जाने की ज़रूरत ही नहीं होती थी। खाने की चीज़ें, लॉन्ड्री की चीज़ें, ग्रोसरी की चीज़ें जो भी होती थी ऑनलाइन ऑर्डर। सुबह को उठे, ध्यान में आया कि आज ये चीज़ चाहिए, आज ये चीज़ चाहिए, सुबह को ऑर्डर कर दी, रात को वो उस पे पहुंच जाती थी। सही सही रात को सही। पहुंच जाती थी या अगले दिन सुबह को पहुंच जाती थी। जब अगले दिन सुबह को पिछले दिन की चीज़ पहुंचती थी, तो अगले दिन कोई और ऑर्डर करते थे, वो उसके अगले दिन चली जाती थी। सही। मतलब डेली के बेसिस पे ऑर्डर आते आ रहते थे। रही थी चीज़ें। तो सही है। जब यहाँ पे आ गया पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान जब कोविड के टाइम पे आया 2020 फरवरी में, वेकेशन में आया था, विंटर वेकेशन में, छुट्टियों में। तो छुट्टियों के बाद कोविड स्टार्ट हो गया था। तो कोविड के बाद बाकी सारी जो चीज़ें थी, फिजिकल जो हाँ, ट्रेडिशनल वो तो चीज़ें थी, बंद हो गया वो था। तो सब बंद हो गई थी। उसके बाद तो यही चीज़ थी एक ई कॉमर्स की, जो इंडस्ट्री मैंने जो जो थी वो खुली सोचा हुई कि थी। हाँ वो खुली हुई है, उसको अब एक्सप्लोर करते हैं। फ्रीलांसिंग अपनी करते आ रहा था मैं पीछे से, ग्राफिक डिजाइनिंग और इसके रिलेटेड टास्क होते थे। मैंने कहा अब थोड़ा इनको भी जो मतलब कि जैसे टास्क मिलता था मैं आगे दे देता था, तो मैंने कहा अब दूसरी चीज़ को भी एक्सप्लोर करते हैं, हाँ। ई कॉमर्स को। तो फिर मैंने ई कॉमर्स को एक्सप्लोर किया, तो उसमें पर सबसे बड़ा जो नाम आता है वो अमेजोन का ही आता है, सही है। जिसमें मार्केट में सबसे बड़ा उसका ही शेयर है ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पे। तो सबसे पहले अमेजोन को किया। अब अमेजोन के अंदर भी मार्केट एंड डिफरेंट मार्केट प्लेसेस हैं, 19 मार्केट प्लेसेस हैं अमेजोन के अंदर। अच्छा। हाँ, अब हर मुल्क के अंदर अपनी एक होती है डोमेन के साथ। सही है। अगर आप यूएस के अंदर देखना चाहते हैं तो amazon.com होगा, यूके के अंदर देखेंगे तो amazon.co.uk, इंडिया का .in है। .in होगा, जर्मनी का .de होगा, इटली का .it होगा। सही है। इस तरह डोमेन, मतलब कि 19 मार्केट है इस तरह से। सही है। फिर उनमें से ये है कि सब मार्केट का अलग अलग एक वे आउट होता है। अब सही है। जापान में चले जाएंगे तो जापान में जो अमेजोन लिखा होगा वो जापानीज में लिखा होगा, सही। अच्छा। वो आप नहीं पढ़ सकते। उसके लिए आप कोई चीज प्रोडक्ट लिस्ट करोगे तो आपको जापानीज बंदा चाहिए होगा। आप जर्मनी में चले जाएंगे, जर्मनी में भी जो इश्यू आता है जर्मन। सही वो उसमें जर्मन में लिखा होगा। तो सही। उसमें इजी जो था वो यूएस का और यूके का था, सही है। क्योंकि वो इंग्लिश में इंग्लिश होता है, तो उसको एक्सप्लोर करना थोड़ा आसान था। तो क्या मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अमेजोन वाले इस तरह का सेटअप कर दें कि आप जैसे अगर सेलर हो तो आपके पास इंग्लिश में आ रहा है, लेकिन अगर बायर फॉर एग्जाम्पल जर्मनी में है तो तो उसका अमेजोन जर्मन का में आ मसला रहा है है। ना, वो तो सेलर्स के उस पे थोड़ी। नहीं तो मैं वही बोल रहा हूँ, इससे क्या मार्केट एक्सपैंड नहीं होगी? इससे तो काफी उनको भी फायदा होगा, जो इधर काम कर रहे हैं उसको भी फायदा होगा। नहीं, उसमें दो तरीके होते हैं। अब एक ये तरीका होता है कि आप लेट सपोज के यूके के अंदर सेल कर रहे हैं, तो यूके की मार्केट आपको अलाउ करती है 8 और भी मुल्कों के अंदर, जिसमें यूरोप के सारे कंट्रीज आ जाते हैं। सही। अब उसमें जो होता है कि आपकी जो चीज़ होती है यूके वाली चीज़, वो जर्मनी मार्केट में भी शो होती है। जब आप उसको सेल ग्लोबली के ऑप्शन पे ओपन कर देते हैं, अमेजोन को बताते हैं, केस ओपन करते हैं अमेजोन के साथ कि मैंने सेल ग्लोबली करना है, तो उसमें जो 8 मार्केट हैं वो आपको अलाउ कर देता है।
तो आपकी जो प्रोडक्ट की लिस्टिंग होती है वो उन सब मार्केट के ऊपर उन लैंग्वेज में आ जाती है सही ऑटोमेटिकली। लेकिन सही जब ऑर्डर होता है तो ऑर्डर आपका यहाँ से जा रहा होता है अच्छा, यूके इसका के ज़रा अंदर। एक तो ऑर्डर का थोड़ा बेसिक समझाना होता किस तरह। फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो हमारा ये है कि एक बड़ी कंपनी से जाके मैंने एक चीज़ ले ली, अब मेरे घर पे वो स्टॉक पड़ा हुआ है, अब मैंने किसी को सेंड करना है, मैंने फॉर एग्जांपल मैं पर्सनल बिजनेस की बात कर रहा हूँ, मैंने सेंड करना है, मैंने बाइक क्या करा दिया, कुछ करा दिया, चीज़ भेज दी। अब अमेजोन पे इसका किस तरह होता है, मतलब हाउ डू यू बाय द स्टफ, हाउ डू यू स्टोर इट एंड हाउ डू यू सेल इट टू द अदर पर्सन? देखिए अमेजोन के ऊपर ना 2 मॉडल होते हैं, एक होता है FBA, दूसरा होता है FBM। FBA होता है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, FBM होता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। सही है। अब उसमें आप किस मॉडल पे अपने अकाउंट को रखते हैं, कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हैं तो आप अमेजोन को बताते हैं कि मुझे FBA करना चाह रहा हूँ या FBM करना चाह रहा हूँ। अगर आप FBA करना चाहते हैं तो अमेजोन कहता है कि ये मेरे वेयर हाउस है, आपने अपना स्टॉक जो है बल्क में वेयर हाउस पे भेज दो। सही है। तो आप अपने लेट सपोज के 1000 पीसेज हैं, आप 1000 पीसेज अपने अमेजोन के वेयर हाउस में भेज देंगे। जब वो अमेजोन के वेयर हाउस में चले जाते हैं, फिर जब ऑर्डर आते हैं तो पिक पैक शिप जो है वो अमेजोन खुद करता है, सही है। उसकी फीस चार्ज करता है, FBA फीस कहलाती है कि आपकी डिफरेंट साइज बॉक्स की, उसकी डायमेंशन, उसके वेट के ऊपर आपकी जो प्रोडक्ट होती है उस हिसाब से वो वेट चार्ज करता है, सही FBA की फीस। सही दूसरा होता है FBM। FBM होता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। अब अगर ऑर्डर आया तो अमेजोन बताएगा कि भाई आपके अकाउंट पे ऑर्डर आया है, उस बंदे की ये एड्रेस है और ये उसको चीज़ चाहिए जो आपके शॉप पे पड़ी हुई है। ये फिर उसको आप उस भेजा। चीज़ को अमेजोन की उसमें उसमें क्या कहते हैं, अमेजोन का जो बॉक्स होता है वो आप एक पहले ऑर्डर करते हैं। जब आप FBM करते हैं तो उनकी जो पैकिंग है वो पैकिंग ऑर्डर करते हैं, अपने पास रखते हैं। फिर सही। जैसे ऑर्डर आता है उसमें उसको पैक करके वो आप फिर शिप कर देते हैं। अब वो FBM का जो मॉडल है वो पाकिस्तान से मुश्किल हो जाता है सही बहुत लोगों के लिए। अब आप यहाँ से शिप करेंगे यूके के अंदर तो कितना टाइम लग जाएगा, हाँ। फिर एक्सपेंसिव भी हो जाता है। DHL के थ्रू आप भेजें, बाय एयर भेजें या बाय सी भेजें। जब बाय सी भेजेंगे तो ज़्यादा टाइम लगता है, बाय एयर कम टाइम लगता है। बाय एयर जब कम टाइम लगता है तो चार्जेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो लोग इससे अच्छा जो है वो FBA वाला मेथड जो है वो अच्छा, ये प्रिफर करते FBA और FBM जो है, इनके अगर हम पैसों पे बात करें तो FBA में आपका ज़्यादा पैसा लगता है कि FBM में ज़्यादा पैसा लगता है, और क्या हैं। रेट चार्ज करते हैं ये? FBA में ज़्यादा लगता है। ज़्यादा लगता है। अगर फॉर हाँ एग्जांपल मैं यहाँ से पाकिस्तान से भेज रहा हूँ, लेकिन मुझे शिपिंग जो है यूके में करनी है, यहाँ से प्रोडक्ट यूके भेजना है, तो उसमें तो मुझे FBM महंगा नहीं पड़ जाएगा? उसमें FBM महंगा पड़ेगा ना, लेकिन अगर FBM आप वहां पे रहते यूके हुए में का। कर रहे हो, यूके हाँ। के अंदर यूके ही में कर रहे हो नहीं नहीं, तो लोकली की नहीं, मैं फॉरेन की, जैसे पाकिस्तान में नहीं, रहते हुए। अच्छा यूके का तो हमें है भी नहीं, तो अगर हम पाकिस्तान में जाकर कोई बंदा स्टार्ट कर रहा है, ये हम्म उसने पाकिस्तान में अपना स्टॉक रखा हुआ है, अब उसने वो भेजना है यूके फॉर एग्जांपल, या यूएस की मार्केट में भी काम कर, उसने यूएस भेजना है, हम्म तो यूएस भेजते हुए तो उसको FBA कंपैरेटिवली सस्ता नहीं पड़ेगा FBM से? FBA सस्ता पड़ेगा तो उसमें मतलब ये फिर वो मार्केट यहाँ से। पे हाँ, वेरी करता है वो। अब इसमें दूसरा ये आता है कि 3PL की सर्विस आती है, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स। ठीक है। अब थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स का मतलब ये होता है कि यूएस के अंदर एक वेयर हाउस होता है, अमेजोन का नहीं। लेट्स सपोज कि आप यूएस में रहते हैं, आपने थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप अपना एक रूम या अपना एक वेयर हाउस टाइप सा बनाएंगे। मैं अपनी जो है वो इन्वेंट्री आपके पास रखवा दूंगा, सही आप मुझसे चार्ज करेंगे कि मैं आपकी इन्वेंट्री का इतना चार्ज करूंगा, मेरी ब्याज पे FBM आप करेंगे। अच्छा, समझ ना, तो यूएस के अंदर बैठ के सही है आपकी इन्वेंट्री पहले जहाँ से उसके पास जाएगी, सही है। फिर वो आपके ब्याज पे FBM तो ये करेगा। हाँ कंपैरेटिवली ज्यादा इकोनॉमिक पड़ता है हाँ FBA या FBM दोनों से? बिल्कुल। सही अब इसमें वो वाली चीजें आती है मोस्टली जो हैवी वेट वाली होती है, क्योंकि हैवी वेट वाली जो होती है उनकी FBA फीस भी ज्यादा होती है। जो सही है अमेजोन चार्ज करता है ना, वो FBA फीस ज्यादा होती है हैवी वेट वाली। जिस तरह आप कोई भी ऑटो पार्ट ले लें, ऑटोमोटिव की कोई भी एक चीज ले लें, वो हैवी वेट होती है तो वो अमेजोन ज्यादा चार्ज करता है। तो उस तरह के जो प्रोडक्ट होते हैं वो लोग FBM करते हैं थर्ड पार्टी के थ्रू, अपनी सही इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के पास रखवा लेते हैं। जैसे सही ऑर्डर आता है थर्ड पार्टी वाले को कहते हैं कि ऑर्डर आ गया, उसको पैक करके आपने शिप कर देना, तो वो उसको शिप कर देते हैं। तो ये दूसरा मेथड होता है। करंटली लिविंग इन पाकिस्तान, अगर अमेजोन पे बंदा काम करे, तो अभी तो आप सिर्फ एज अ बायर काम कर सकते हैं ना अमेजोन पे, हाँ और बायर भी आप मतलब अपने पास तो प्रोडक्ट रखने का फायदा ही नहीं है, तो As a आप जो seller भी काम कर कर रहे हो, सॉरी हाँ मैं सॉरी, एज अ सेलर। फ्रीलांसर करता हूँ एज ए वर्चुअल असिस्टेंट।
अच्छा, अमेज़न पे। तो हाँ। आप क्या कर रहे हो अमेज़न पे, थोड़ा वो ब्रीफ करो करंटली? देखिए, मैं बेसिकली ये करता हूँ कि अब कोई भी इन्वेस्टर होता है, वो ये कहता है कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट है और मुझे मॉडल का नहीं पता। मॉडल कैसे वर्क करता है कि अमेज़न के ऊपर 3 तरह के बेसिक मॉडल होते हैं। एक प्राइवेट लेबल मॉडल होता है, एक होलसेल मॉडल होता है, एक ड्रॉप शिपिंग होता है। ये बेसिक मॉडल होते हैं 3। अब प्राइवेट लेबल में जो होता है कि आपने कोई भी एक प्रोडक्ट जो है, वो अपने ब्रांड के नाम से बना के वो बेचनी है। उसके लिए सारी चीज़ें आपने खुद डिज़ाइन करनी है। होलसेल के अंदर जो होता है, आप एक एक्जिस्टिंग ब्रांड जो है, लेट्स सपोज नाइकी का ब्रांड है। नाइकी को आप भी जानते हैं, वो भी जानते हैं, सब कोई जानता है। तो नाइकी के ब्रांड से आप बात करेंगे कि मैं आपका होलसेलर बनना चाहता हूँ और मुझे आप अपनी इन्वेंट्री दें फलां शूज़ की। आप शूज़ का नाम ले लेंगे, उससे वो ऑर्डर लेके वो फिर आप उस पे अमेज़न पे शिप करेंगे। इसमें ये होता है कि आपके पास इन्वेंट्री की कॉस्ट लगती है। सही है, ड्रॉप शिपिंग में ये होता है कि आपको इन्वेंट्री की कॉस्ट नहीं लगती। सही है। आप ब्रांड से ये बात करते हैं कि मेरे पास अगर ऑर्डर आएगा मैं आपसे लेके उसको तो दे मैं दूँ। आपसे उसको लेके दे दूंगा। ड्रॉप शिपिंग में आप स्टॉक बेसिकली होलसेल में उठा नहीं रहे हो उससे। एग्जैक्टली, सही है, उसमें आपके पास सामान नहीं होता, सही है, इन्वेंट्री कॉस्ट नहीं सही होती। है। आप इसमें एज़ अ वर्चुअल असिस्टेंट काम कर रहे हो, वर्चुअल असिस्टेंट क्या करता है ये बता दो? वर्चुअल असिस्टेंट ये तीनों चीजें काम करते हैं। सही, ठीक है, अब इसमें इन्वेस्टर आके ये कहता है कि मुझे होलसेल करना है, लेकिन होलसेल के मॉडल के बारे में नहीं पता। होलसेल के लिए अकाउंट कैसे ओपन होता है, उसके लिए ब्रांड से कैसे बात करते हैं, ब्रांड से बात करने में कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, हुँ, ब्रांड को कौन कौन सी चीज़ें दिखानी होती हैं। ब्रांड आपसे मांगता है कि मुझे आप ये डॉक्यूमेंट दिखाएं, अब वो सारी चीज़ें उनको नहीं पता होती। तो इन्वेस्टर को हम सर्विस प्रोवाइड करता हूँ मैं। मतलब बेसिकली अगर मैं हूँ, मुझे अमेज़न पे अपना स्टोर खोलना है, हाँ तो मैं एक वर्चुअल असिस्टेंट मैंने आपको हायर किया कि मुझे मॉडल समझाओ और मेरे ब्रो मंथली बेसिस पे काम करो मेरे लिए। हाँ अकाउंट्स वगैरह सारे देख रहे हो, इन्वेंटरी मेरी देख रहे हो। जी। ये पूरा काम आप कर रहे हो? हाँ, फिर मैं आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो हुँ, आप मुझे बताएंगे मेरी $5000 इन्वेस्टमेंट है। मैं कहता हूँ ठीक है, अब इसमें से ये वाली इन्वेस्टमेंट का ये टुकड़ा यहाँ पे लगेगा, ये अकाउंट खोलने में लगेगा, ये इन्वेंट्री मंगाने में लगेगा, ये इस चीज़ में लगेगा, ये मेरी फीस होगी। वो पूरा जो बजट कैलकुलेशन होती है ना, वो हुँ, आपको बना के देता हूँ। सही फिर है। आप उस हिसाब से अब सबसे पहले आप अपना अकाउंट ओपन करेंगे। सबसे पहले तो आप कंपनी रजिस्टर करेंगे। हाँ, आप कहना चाह रहे हैं यूके में करना चाह रहे हैं होलसेल, तो यूके के अंदर कैसे कंपनी रजिस्टर होती है वो मैं आपको बताऊंगा। आपसे डॉक्यूमेंट लेके यूके की जो कंपनी जो ओपन होती है वहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने के बाद आपकी कंपनी रजिस्टर हो जाएगी। फिर आपका फ़ोन नंबर वहाँ से परचेज होगा, आपका बैंक अकाउंट वहाँ पे खुलेगा। वो सारी चीज़ें जब हो जाएंगी फिर अमेज़न का अकाउंट खोलना पड़ेगा। जब अमेज़न का अकाउंट खुल जाएगा उसके बाद फिर मैं ब्रांड से बात करूँगा। वो पूरा मॉडल जो है वो मैं सारा काम करता रहूँगा, आप पीछे बैठे होंगे। आपको मैं सिर्फ़ वीकली बेसिस पे आपको अपडेट देते रिपोर्ट रहोगे। अपडेट देता रहूँगा, रिपोर्ट देता रहूँगा। जैसे ही फिर प्रोडक्ट सोल्ड हो जाएँगी, उसका जो फिर वो अमेज़न आपको एक मतलब कि वीकली हिसाब से आपको वो पूरा वो बना के देता है कि आपके इस वीक के अंदर कितनी इन्वेंट्री सोल्ड हुई है, कितनी इन्वेंट्री के कितने पैसे लगे थे, अमेज़न की फ़ीस कितनी थी और आपका नेट प्रॉफ़िट कितना था। वो पूरी जो शीट होती है वो अमेज़न हफ़्ते के अंदर आपकी बना के देता है। तो वो सारी आप जो है वो आपको हफ़्ते के ऊपर आपको अपडेट करता रहूँगा। अच्छा, तो इसमें आप जो पेमेंट लेते हो वो आप प्रोडक्ट बेस के ऊपर लेते हो कि मंथली हिसाब से, या फिर सेलिंग के हिसाब से, वो किस हिसाब से आप पे किस हिसाब से ले रहे यार हो? हम उसमें अब डिफरेंट टास्क होता है ना। लेट्स सपोज कि एक इन्वेस्टर है, वो कहता है कि मेरा पूरा काम आप संभालो, सही है, उसका तो फिर मंथली बेसिस हो गया। सही है, लेकिन बीच में कोई आके कहता है कि मुझे सिर्फ सोर्सिंग करवानी है, सही है, मुझे सिर्फ एक अप्रूवल लेके दो। अब सही है। उसको एक अप्रूवल जो लेके दूंगा वो टास्क बेस्ड होगा, हफ्ते के अंदर 5 दिन के अंदर मैं उसको टास्क प्रोवाइड कर दूंगा, उसकी पेमेंट ली और वो सही बात है। खत्म हो गई। अब प्राइवेट लेवल का है कि इन्वेस्टर ने किसी और से प्रोडक्ट तो ले लिए, अब प्रोडक्ट लेने के बाद उसको प्रोडक्ट को सोर्स भी करना है, हुँ, चाइना से मंगवानी है या कहीं और से मंगवानी है। अब उसको वो मिल रही है $5 की, हुँ, लेकिन वो मेरे पास आके कह रहा है कि यार इससे कम में मुझे सोर्स करके दे दो। मैं पहले देखूंगा प्रोडक्ट के यहाँ $5 की बिक रही है और ये मुझे 3 साढ़े 3 के आसपास मिल जाएगी, तो मैं उसको बोलूंगा कि मैं आपको 5 से कम में सोर्स करके दे दूंगा, मैं आपको इतने चार्ज करूंगा। तो प्रोडक्ट की जो सोर्सिंग होती है ना, वो सोर्सिंग मैं उसको करके दूंगा, उसको रेट वगैरह लेके सारी चीज़ें उसको बताऊंगा कि आपकी ये प्रोडक्ट इस सप्लायर से पास से आपको मिलेगी। तो वो फिर उसके बाद मेरा टास्क खत्म हो जाता है जब उसको सारी डिटेल वगैरह मैं प्रोवाइड कर दूंगा।
अब इसमें ये एक बेनिफिट है जो मुझे होता है, वो ये होता है कि मैं चाइना में रहता हूँ, तो मुझे कन्वर्सेशनल चाइनीज आती है। अच्छा। मतलब कि इतनी आ गई है मुझे कि मैं बात कर लेता हूँ चाइनीज में ना। ये जाके सीखी आपने या जाने से हाँ, पहले सीखनी तो पड़ी? मैं सप्लायर से जो है समटाइम चाइनीज में बात करता हूँ प्राइस अच्छा। की निगोशिएशन करने में, क्योंकि चाइनीज या किसी भी लैंग्वेज में आप ये देख लेना कि जब वो लैंग्वेज में बंदा बात करता है तो वो ज्यादा उससे क्लोज हो जाता है बंदा, तो ऑब्वियसली। बात चीजें जो है वो कम हो जाती हैं। सही। तो चाइनीज सप्लायर से मुझे ये फायदा होता है, मैं चाइनीज में बात करता हूँ, जब चाइनीज में बात करता हूँ तो थोड़ा सा और इंटरेक्शन क्लोजिंग अच्छा हो हो जाता जाती है। हाँ, तो रेट में भी अप एंड डाउन चीजें, फिर मुझे ये भी पता चल जाता है कि ये किस प्राइस पे किस तरह की प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोवाइड सही है। करेगा। क्योंकि चाइनीज जो है ना वो बेसिकली ये होता है कि आप अगर ज्यादा कम प्राइस कर लोगे ना तो प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो खराब हो जाएगी। जाती है, सही है। लोगों को पता नहीं चलता। हम्म। अच्छा, अगर ये वीए का जो आपने काम बताया अमेजोन पे जो आप कर रहे हो, ये अच्छा खासा एक मतलब बहुत टेक्निकल काम है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी सोर्सेज आपको देखनी पड़ेंगी। तो आपने कहाँ से सीखा था? कोई ऐसे प्लेटफॉर्म है जो सिखा रहे हैं ये काम, और आपने कहाँ से सीखा था वीए का पूरा काम? देखिए, प्लेटफॉर्म तो बहुत सारे सीखे हैं, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे, पाकिस्तान में क्योंकि मुख्तलिफ मैंने देखा था एक्सट्रीम कॉमर्स है और भी दो तीन लोग हैं जो अनेबलर्स कर रहे हैं। काफी प्लेटफॉर्म्स हैं। हाँ। लेकिन आपको सीखने के लिए ना मैं ये नहीं समझता कि एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म की जरूरत हो, आप किसी से भी सीखें, लेकिन आपके पास एक विल पावर होनी चाहिए। एक सीखने के लिए विल पावर होनी चाहिए कि अब लोग ये कहते हैं कि मैंने फला जगह से सीखा है लेकिन मैंने कुछ किया नहीं है, तो वो लोग अच्छा नहीं सिखा रहे। लेकिन आपने उतनी एफर्ट भी तो करनी है ना। हाँ। आपने एक चीज के लिए जो प्राइस रिक्वायर्ड होती है वो आपने पे करनी होती है, यू हैव टू पे द प्राइस टू गेट द थिंग। हाँ। अब वो उस चीज को सीखने के लिए आपने वो चीज पे ही नहीं की तो आप वो चीज सीख नहीं पाएंगे। ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पड़े हुए हैं, ऑनलाइन कोर्सेज यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, आप एनालिसिस के प्लेटफॉर्म पे जाके वहां से भी सीख सकते हैं। आपने पर्सनली कहाँ से सीखा था? आपने पर्सनली कहाँ से सीखा था ये मैंने वीए? ईवीएस के थ्रू किया था, अच्छा, ठीक है। फिर उसके बाद यूट्यूब से भी एक्सप्लोर करने के बाद फिर आहिस्ता फिर आहिस्ता कुछ सारी कुछ चीजें। चीज़ें समझ नहीं आ रही, वो यूट्यूब पे सर्च कर लिया, हाँ। ऐसा कैसे होगा? सही है। तो कोई सवाल है फिर एंड करते हैं कोई? मेरे ख्याल से हाँ, इस पे एंड करते हैं क्योंकि काफ़ी अच्छा सेशन था। दो अच्छी मेजर चीज़ें जो है खासकर इवॉल्विंग स्टेज के ऊपर हाँ, लेकिन वो बिफोर वी एंड दिस, कोई बिल्कुल स्टार्ट करना चाह रहा है तो उसके लिए कोई एडवाइस, कोई टिप्स? एडवाइस फ्रीलांसिंग कर फ्रीलांसिंग या फिर ये ई कॉमर्स अमेजोन के दोनों ऊपर। से फ्रीलांसिंग से रिलेटेड तो मैं ये एडवाइस दूंगा कि आप ये ना समझें कि हर चीज आसान होती है, हर चीज के अंदर कंपटीशन होता है। सबसे पहले यू हैव टू नो यूर सेल्फ कि आप क्या करना चाह रहे हैं। आप में आपको जिस चीज के अंदर इंटरेस्ट है आप उस चीज के अंदर एक्सप्लोर करें। ये ना देखें कि लोग इस चीज में पैसे बना रहे हैं तो आप भी उसी चीज के पीछे भाग जाए। लोग वेब डेवलपमेंट के ऊपर बहुत सारे पैसे बना रहे हैं, अब एक बंदे का इंटरेस्ट ही नहीं है वेब डेवलपमेंट के अंदर, वो आके बैठे कि मैं पैसे नहीं बना सका, आपका इंटरेस्ट नहीं है। सही। आपने वो चीज सीखनी है जो आप अगर मुफ्त में भी टाइम तक करें तो आप बोर ना हो। हाँ, इवन ग्राफिक डिजाइन में ये है कि कुछ लोग नेचुरली अच्छे डिजाइनर्स होते हैं, कुछ लोग नहीं कर सकते, तो लेकिन वो लोग जबरदस्ती सीख रहे हैं, मुझे लोगो बनाना है, हाँ, तो वो फिर एट द एंड बनेगा नहीं, मिलेगा नहीं, वो आउटपुट मिलेगा नहीं। अच्छा, इसके अलावा अमेजोन में कोई स्टार्ट कर रहा है उसके लिए टिप्स? हाँ, अमेजोन के स्टार्ट करना चाहें तो अनेबलर से इनेबलर्स। जी अनेबलर से आप सीख सकते हैं। उनकी वीडियो सीरीज है ईवीएस, सही। ईवीएस वीडियो सीरीज है, उनकी वीडियो सीरीज से आप सीख सकते हैं। फिर आप एक्सप्लोर करें, आप उसके अंदर बहुत सारी स्किल है। अब एक प्रोडक्ट जो लिस्ट होती है अमेजोन के ऊपर उसमें ग्राफिक डिजाइनर का भी काम आता है, उसमें कंटेंट राइटर का भी काम आता है, उसमें कॉपी राइटर का भी काम आता है, उसमें फोटोग्राफी वाले का भी काम आता है, उसमें प्रोडक्ट रिसर्च वाले का भी काम आता है। अब उसमें से आप एक ही चीज सीख रहे हैं, लेट सपोज कि मैं ग्राफिक डिजाइनर पहले से था, मेरे लिए ये बेनिफिट था कि मैं इसके अंदर ये वाले जो टास्क थे वो भी मैं खुद परफॉर्म करता था, सही, ये भी है। ग्राफिक डिजाइनिंग के भी। तो इस तरह अब इसमें जो वीडियो एडिटिंग के थे वो भी मैं खुद करता था। तो एक स्किल, आप कोई भी एक स्किल ले लें, उसको स्टार्ट करें। स्टार्ट करने के बाद ये ना सोचें कि जब तक मैं एक्सपर्ट नहीं बनूंगा तब तक बेचूंगा नहीं। जब तक आप मार्केट में इन नहीं होंगे तब तक आपको मार्केट का नहीं पता चलेगा। थोड़ा सा सीख के लर्न करके मार्केट में इन हो जाए, फिर सही।
इन होने के बाद अपने आप को मार्केट के हिसाब से रिवॉल्व करेंगे, मार्केट किस तरफ जा रही है। ये ना सोचें कि मैं ग्राफिक डिजाइनर जब एंड तक बन जाऊंगा उसके बाद मैं फाइवर स्टार्ट करूंगा, उस तक फाइवर पे लाखों और भी लोग आ चुके होंगे। हाँ। सही। आप सीख गए, आपको इतना पता है कि मैं ये चीज बना लूंगा, आप इन हो जाए। जब आप इन हो जाएंगे उसके बाद जब आप रिसर्च करेंगे तो रिसर्च करने के साथ साथ जो है वो आप उसके अंदर घूमते जाएंगे कि हाँ उसमें मजीद ये चीज करनी है, उसमें मजीद ये चीज करनी है। मैं ये कहता हूँ अपने आप को मोस्टली टू गेट समथिंग यू नेवर हैड, यू हैव टू डू समथिंग यू नेवर डिड। लाइन हो गई उस्ताद, लाइन हो गई, लाइन हो गई सीखनी है उस्ताद। जो पहले नहीं थी, उसके लिए उतना टाइम एफर्ट रिक्वायर्ड होता है। जब तक वो आप रिक्वायर्ड दे देंगे, उसको इनपुट उतना दे देंगे तो वो आउटपुट भी आ जाएगा उसका। सही बात है, सही बात है यार। आप हैदराबाद से है यार सो हमारे थैंक यू podcast के वेरी लिए मच फॉर बहुत दैट। बहुत इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट हैदराबाद तक पहुंच गए हम, हाँ अब और आगे तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। और यार बहुत बहुत मजा आया, बहुत अच्छा Informative सेशन रहा। podcast। तो खासकर उनके लिए जो घर पे सब बैठे हैं या जिनके पास कोई फॉर्म ऑफ अर्निंग नहीं है, अगर है भी तो आप स्टूडेंट हो, जो अक्सर बोलते हैं हम स्टूडेंट्स हैं, हम क्या करें पाकिस्तान में हाँ। अपॉर्चुनिटी, तो भाई करने वाला बंदा काम निकाल लेता है। अपॉर्चुनिटी बनानी पड़ती है। अपॉर्चुनिटी बनानी पड़ती है, कोई भी चीज लाके आपको कभी हाथ में नहीं देगा कि ये ले भाई ये काम करते हैं, हर जगह मेहनत करनी पड़ती है। सो बाहर जाएं, काम करें, एक्सप्लोर करें। भूख लग रही है और कर डाइटिंग ये हमारे डीओपी को भूख लग रही है, डाइटिंग कर रहा है तो सो आप जो है एफर्ट होती है, हर चीज एफर्ट है और हार्ड वर्क है, तो आप एक्सप्लोर करें इस फील्ड को। और उसके अलावा अगर किसी को आपसे कोई कांटेक्ट करना हो तो क्या आपको कांटेक्ट कर सकता है वो? जी कॉन्टेक्ट इंस्टाग्राम पे मुझे इंस्टाग्राम हम इनकी लिंक जो है नीचे दे देंगे, फॉलो भी करें इनको और इनको कांटेक्ट भी करें डायरेक्ट, अगर आपको मजीद क्वेश्चंस करने हैं इसके बारे में। फ्रीलांसिंग रिलेटेड या Amazon Freelancing से का कुछ भी। related। या अगर आपको लगे कि हमें इस तरह की एक और बनानी चाहिए और आपके कुछ क्वेश्चनर्स हैं तो वो भी हमें लेट अस नो इन आवर मेल और इन आवर ऑन और आवर हम लोग इनको इंस्टाग्राम। दोबारा तंग करेंगे हैदराबाद दोबारा से तंग आने के करेंगे लिए। हैदराबाद से आने के लिए आपको, तो वही ना गेस्ट डिमांड पर अगर आता है तो जरूर बुलाएंगे इंशाल्लाह। मुझे तो बड़ा मजा आया, अच्छा सेशन रहा। सो विद दैट नोट वी विल ब्रिंग इट टू एन एंड। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उसके अलावा जो है चेकमेट कराची को स्पॉन्सर को हमारा स्पॉन्सर है, subscribe उसको करें। सब्सक्राइब करें। मार्शल आर्ट्स के लिए एक बहुत अच्छा स्कूल है, और अगर आपको सीखनी है मार्शल आर्ट, नॉट जस्ट फॉर फाइटिंग बट अपने माइंड के पीस के लिए भी या अपनी ग्रोथ के लिए भी, तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है वो। आप उधर जाएं, सीखें, और उधर हमारा रेफरेंस लें कि भाई हम सॉन्ग्स के थ्रू आए हैं, हाँ। हमारा भी कुछ नाम होना उधर। तो विद दैट नोट वी ब्रिंग इट टू एन एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। चला।